आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये रूल बेसिकली यूज किस लिए होता है? ये रूल को हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हमको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है, दैट इज आइदर सपोज के CO2 या फिर N2O या फिर एनीथिंग एटलीस्ट AB करके कोई भी अगर एग्जाम्पल हो, तो वहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमको प्रोवाइड किया जाता है तो हम मॉलिक्यूल को बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है हमारा जो मॉलिक्यूल है जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है I, दिस इज प्रेजेंट। एंड सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, दैट मीन्स I इज एब्सेंट। अभी ये I चीज क्या है? अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चीज को देख लेते हैं। दैट इज इस मॉलिक्यूल का सेंटर में हम, ये मॉलिक्यूल बेसिकली है हमारा CO2 का एग्जांपल और ये है N2O का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर हम कार्बन को कंसिडर करते हैं, तो कार्बन को सेंटर में रख के अगर हम कार्बन के एक साइड पर जितना दूर मूव करने से हमको फर्स्ट ऑक्सीजन एटम मिलता है, ठीक उसी ऑक्सीजन एटम के एकदम 180 डिग्री पर अगर सेम जितना हमने फर्स्ट ऑक्सीजन को मूव करने के बाद फर्स्ट ऑक्सीजन हमको मिला था, उतना ही सेम अगर हम मूव करते हैं और वहां पर हमको सेकेंड ऑक्सीजन मिलता है। दैट इज अगर हमको, ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट में है, अगर ऐसे मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं, दैट इज देखो तो यहाँ पर हमने सेंटर इसको कंसिडर किया, यहाँ से जितना दूर जाने के बाद हमको ये ऑक्सीजन मिला था, वही सेम अमाउंट अगर 180 डिग्री में हम मूव करते हैं, दैट इज सेंटर में आकर 180 डिग्री में अगर हम मूव करते हैं, तो हमको अगर दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा ऑक्सीजन एटम मिलता है, तो हम बोलेंगे कि CO2 जो एटम है वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी N2O मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, ये हमारा दो नाइट्रोजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब इसके बॉन्डिंग स्केलेटन को अगर हम देखते हैं, दैट इज ये दिखने में ऐसा लगेगा। देयरफॉर ये सेंटर एटम है, तो सेंटर एटम का अगर हम I कंसिडर करते हैं और यहाँ से अगर हम सेम अमाउंट तक जाने के बाद यहाँ पर हमको क्या मिला? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमको मिला है। तो अगर फिर से सेंटर में आने के बाद अगर हम सेम अमाउंट ऑफ मूव करते हैं, दैट इज अगर हम 180 डिग्री में जाते हैं, तो क्या हमको ऑक्सीजन एटम ही मिल रहा है? नहीं, यहाँ पर हमको ऑक्सीजन एटम नहीं बट नाइट्रोजन एटम मिल रहा है। देयरफॉर हमको सेम एटम तो नहीं मिला, तो देयरफॉर वी कैन से दैट यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, ये इसका दोनों स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है जहां पर हम बोलते हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री इसको हम I से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री विल हैव मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, higher active modes will be Raman inactive और higher inactive modes will be Raman एक्टिव। मतलब वाइसी वर्सा होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो उसके जो हायर एक्टिव मोड्स होंगे, मतलब ये तो हमको इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रा से ही मिल जाएगा कि ये सिमेट्रिक स्टिचिंग है या फिर एसिमेट्रिक स्टिचिंग है, कौन सारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है जो कि हायर में एक्टिव आएंगे। बट अगर सेम चीज को हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे तो वहां पर हमको इनएक्टिव आएगा।
तो फिर जिस चीज को हमने आईआर, जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर रहे थे तब हम CO2 मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलरली जब हम पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन सारे रमन इनएक्टिव होते हैं, कौन सारे आईआर एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज को हम कॉमन में अगर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका देख लेंगे, जो हम फिर से रिकैप कर लेंगे। देखो वहां पर अगर हम बोलते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो देयरफॉर इन दैट केस आईआर एक्टिव में जितने सारे मोड्स आईआर में एक्टिव आएंगे वो सारे रमन में इनएक्टिव आएंगे, या फिर वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं अगर आईआर में इनएक्टिव आते हैं तो वो रमन में पॉजिटिवली एक्टिव आएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मॉलिक्यूल कंटेनिंग नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मोड ऑफ वाइब्रेशन which will be both IR and Raman एक्टिव। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, हमने देख लिया अगर कोई मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, दैट मीन्स एग्जांपल के तौर पर हम कंसिडर कर सकते हैं N2O मॉलिक्यूल को जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उस मॉलिक्यूल पर एटलीस्ट ऐसा एक तो मोड होगा, एक वाइब्रेशनल मोड ऐसा हमको मिलेगा, आइदर दैट कैन बी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दैट कैन बी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दैट कैन बी बेंडिंग, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा सिर्फ एक ही मोड हो, एक और एटलीस्ट एक तो होना ही पड़ेगा, मोर देन वन भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट वन मस्ट बी देयर। तो जो कि वाइब्रेशनल मोड हमारा आईआर में भी एक्टिव आएगा, सिमिलरली वो रमन में भी एक्टिव आएगा, दैट इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट्स है। तो अभी अगर इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखिए, मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, दैट इज देखो दोनों एग्जाम्पल हम लेंगे, एक हम दोनों मॉलिक्यूल्स देते हैं, दैट इज वन इज CO2 जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर इज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक वाटर मॉलिक्यूल H2O, शेप कैसा है, ऐसा। इसको हम कंसिडर, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। देखो ऐसा मत सोचना कि हम ऐसे जाएंगे फिर ऐसे मूव करेंगे सेंटर से, नहीं, अगर हम सेंटर से, देखो इसको हम सेंटर कंसिडर कर लिया ऑक्सीजन को। अभी अगर सेंटर से हम इस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ जितना हमने मूव किया वहां से हमको अगर हाइड्रोजन मिला तो हमको ठीक 180 एंगल में मूव करना पड़ेगा, दैट इज हमको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तभी अगर हमको दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलता तो हम बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, बट जो कि हमको नहीं मिल रहा है। तो दैट इज वाई H2O मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल विच डजंट कंटेन अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। नेक्स्ट थिंग हम मोड्स को देख लेंगे। देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाइब्रेशनल मोड्स। तो फर्स्ट में हम कौन सा देखेंगे, फर्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हमने क्या देखा था, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हम CO2 का जो देखा था, CO2 में हमने देखा था वो इनएक्टिव था। ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हमारा इनएक्टिव था। अच्छा, यहाँ पर भी दोनों कलम कर लेते हैं, एक होगा फर्स्ट, एक होगा फॉर आईआर और दूसरा हम करेंगे रमन के लिए।
यहाँ पर भी हम देखेंगे आयर एंड रमन के लिए, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक स्टिचिंग में हमने क्या देखा था, सिमेट्रिक स्टिचिंग को अगर हम देखते हैं तो आईआर में हमको क्या मिला था, इनएक्टिव मिला था, और रमन में हमको क्या मिला था, ये एक्टिव मिला था, ठीक है। देखो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड से हमको ये मिल गया था बिकॉज यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर जो कि आईआर एक्टिव मोड्स थे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, तो आईआर एक्टिव जो मोड इनएक्टिव था वो रमन में एक्टिव हो गया। अभी अगर हम सेम चीज को अगर वाटर मॉलिक्यूल के लिए देख ले, वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, सिमेट्रिक स्टिचिंग जो है, सिमेट्रिक स्टिचिंग आईआर में हमको मिला था एक्टिव, रमन में भी ये हमको मिलेगा एक्टिव, ये हमको मिला था एक्टिव, ठीक है। तो क्योंकि क्यों यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर आईआर में तो ये हमको एक्टिव मिला था, जो हम जब हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते तब हमने देखा था, और रमन में भी ये हमको एक्टिव मिला है। नेक्स्ट थिंग इज एसिमेट्रिक स्टिचिंग। ठीक है, एसिमेट्रिक स्टिचिंग में हमने क्या देखा था, एसिमेट्रिक स्टिचिंग हमको आईआर में एक्टिव मिला था फॉर CO2 एंड रमन में हम इसी चीज को इनएक्टिव मिला था हमको, ठीक है। वेयरएज इन वाटर मॉलिक्यूल हमको दोनों ही एक्टिव मिले थे। एसिमेट्रिक स्टिचिंग भी आईआर में भी एक्टिव है और रमन में भी एक्टिव है। तो देखो हमने बोला था म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो था, दैट इज अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो जो मोड्स आईआर में एक्टिव होंगे वो रमन में इनएक्टिव होगा, अगर आईआर में इनएक्टिव होता है तो रमन में एक्टिव होगा, जो कि हमने देख लिया एग्जाम्पल। और जो मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है उनमें एटलीस्ट ऐसा ना ऐसा कोई एक तो मोड वाइब्रेशनल होगा जो कि बोथ प्रेजेंट रहेगा, मतलब आईआर में भी एक्टिव होगा, रमन में भी एक्टिव होगा, बट एटलीस्ट वन बोला है, इसका मतलब मोर देन वन भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन तो होगा ही, वो जरूरी है, उसके बाद ज्यादा भी हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया कि देखो सिमेट्रिक स्टिचिंग तो एक्टिव है दोनों में ही, बट एसिमेट्रिक स्टिचिंग जो है वो भी एक्टिव है। नेक्स्ट थिंग, लास्ट वन इज द, हम देखते हैं बेंडिंग। बेंडिंग हमने क्या देखा था, CO2 में हमने बेंडिंग को देखा था, एक्टिव था, आईआर एक्टिव था, वेरेस रमन में हमने क्या देखा, ये रमन में इनएक्टिव था, ठीक है। सिमिलरली फॉर अ मॉलिक्यूल विदाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों ही एक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो फिर म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से हम बेसिकली जो स्ट्रक्चरल स्केलेटन है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब बॉन्डिंग डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा वो तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बट जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्केलेटल चीज है, अगर हमको कोई बोल देता था कि CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल में एक मोड आईआर में इनएक्टिव अगर होता है तो रमन में वो एक्टिव होगा, अगर आईआर में एक्टिव होता है तो रमन में इनएक्टिव होगा। ये अगर हमको पता होता और हमको म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पता होता तो हम एटलीस्ट ये तो बता सकते थे कि यह इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा इसका मतलब कार्बन बीच में होगा और दोनों साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, मतलब स्ट्रक्चरल जो स्केलेटल है वो हमको पता चल जाएगा, बट फर्दर जो बॉन्डिंग है वो दूसरा चीज है, वो हम अलग से कर लेंगे। बट यहाँ पर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से बोल सकते हैं कि अगर हमको म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल दैट इज जो आईआर एक्टिव या फिर रमन एक्टिव मोड्स अगर बता देंगे तो हम जो स्ट्रक्चरल स्केलेटन है उसको डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल खत्म हो गया। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।